हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा जी लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2019 का जो पेपर 2 था, बेसिकली उड़ीसा वाला जो पेपर हुआ था, आज वो हम डिस्कस करेंगे। और वो बेसिकली आपका एफएसटी जो अभी रिसेंटली हुआ है वो भी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या पूछा गया है? द रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज ए मेजर प्रोडक्ट इज। ठीक है, आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है भाई बेंजोइक एसिड किसमें मेजर प्रोडक्ट नहीं है। बच्चों, पहला वाला ऑप्शन देखिए, अपने पास क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल है और यहाँ पे आप करवा रहे हैं डाइक्रोमेट से रिएक्शन। और एक सिमिलर है, यहाँ पे देखिए आप करवा रहे हो किससे? परमैंगनेट से रिएक्शन एसिडिक मीडियम में। तो इन दोनों में क्या होगा बच्चों? दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, काफी पावरफुल हैं। सीधा लेके जाएंगे इसको किसमें? इस अल्कोहल को सीधा लेके जाएंगे आपके बेंजोइक एसिड में। तो ये भी कर देगा और ये भी कर देगा, काफी पावरफुल है। अगर आप बात करोगे ये सेकंड रिएक्शन क्या दी हुई है, तो आप ये ग्रुप देखिए भाई, ये आपको COCH3 NaOCl H3O+। तो अगर आपको याद हो तो ये कुछ भी नहीं है। NaOCl क्या है आपका बच्चों? Cl2 और OH-। ठीक है, यहां से आपको क्या मिलेगा? NaOCl भी लिख सकते हो या ऐसे लिख लो। ये आपकी क्या है? क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा माइनस मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा बच्चों क्लोरोफॉर्म CHCl3 और H3O+ लगाओगे तो यहाँ पे OH मिलेगा। तो बेंजोइक एसिड क्या मिल रहा है? हाँ, मिल तो रहा है। ठीक है, तो 2 में भी आपको बेंजोइक मिलेगा, इसमें भी मिला, इसमें मिला, एक ही बचा है अब तो, ऑप्शन नंबर 3। और इसमें आपको दिया गया है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। बच्चों, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये आपके अल्कोहल को एल्डिहाइड तक लेके जा पाएगा, एसिड तक लेके नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका एल्डिहाइड, ना कि एसिड। तो अपना राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर 3। चलिए, तो इसका हो जाएगा आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 क्या पूछा है? द अमीन दैट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट टू गिव एन अल्कली इनसोल्यूबल। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको रिएक्शन करवाने पे इन अमीन्स की, वो भाई अल्कली में इनसोल्यूबल होना चाहिए। अपने को पता है हिंसबर्ग टेस्ट क्या है बच्चों? हिंसबर्ग टेस्ट आपका, पहली बार बता देता हूं कि आपको भाई अमीन्स के जितने भी टेस्ट हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को सेपरेट करने वाले जितने भी हैं, वो सारे आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे हिंसबर्ग की चर्चा हो रही है और हिंसबर्ग की आप बात करोगे, हिंसबर्ग क्या करता है भाई? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब हिंसबर्ग है क्या? तो भाई आपके पास एक कंपाउंड है जिसमें क्या है? ये आपका बेंजीन रिंग, सल्फर, तो PHSO2Cl आपके पास ये होता है बेसिकली हिंसबर्ग में। और अब अमीन्स की, मान लीजिए आपके पास पहले वाला अमीन है जो आपका सेकेंडरी अमीन है, इसकी रिएक्शन करवाओगे भाई, इसके पास लोन पेयर है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये अटैक करेगा यहाँ पे, तो क्लोरीन आपका लिविंग ग्रुप बनके Cl- निकल जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब बात ये है, जब ये यहाँ पे अटैच होगा तो आपके नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के बन गए 4 बॉन्ड, तो H+ वो यहां से निकाल देगा। लेकिन इसके पास अब और H नहीं है। अब ध्यान देना, अगर ये ऐसा होता भाई, हम कह रहे हैं क्या बनेगा जब ये अटैक करेगा? तो नाइट्रोजन ने अटैक किया तो सल्फर डबल बॉन्ड O, इधर है बच्चों PH और इधर में C पे आपके पास 2 इस टाइप के, ये लीजिए, ठीक है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगे हुए हैं N से। अब हम क्या कह रहे हैं कि इसके पास अब एक और हाइड्रोजन नहीं है। अगर एक और हाइड्रोजन होता तो बच्चों क्या होता? अगर मान लीजिए ये ग्रुप ना होके इसके पास एक हाइड्रोजन होता, तो क्या कर सकता था ये भाई? अल्कली में उस H की होने की वजह से ये अल्कली में सोल्यूबल होता। ठीक है, क्योंकि अगर वो H+ गया, यहाँ पे माइनस आया, तो वो माइनस कॉन्जुगेशन में जाएगा, है ना। आप कह सकते हो काफी स्ट्रॉन्ग -M वाला ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है ना, डिलोकलाइज भी होगा चार्ज, तो वो स्टेबल होता, तो ये एसिडिक नेचर शो कर सकता था, अल्कली में सोल्यूबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान देना, हम बात कर रहे हैं जब हाइड्रोजन होता तो। मतलब अगर आपको इससे रिएक्शन भी करवानी है और अल्कली में सोल्यूबल भी करवाना है, तो आपको चाहिए बच्चों प्राइमरी अमीन चाहिए। ये प्राइमरी हुआ, एक H+ कब जाएगा? जब अटैक करेगा, नाइट्रोजन में प्लस आएगा, एक H+ निकल गया, उसके बाद इसके पास एक और H+ है, तो ये अल्कली में भी सोल्यूबल हो जाएगा। लेकिन आपको क्या दिया है? इनसोल्यूबल इन अल्कली, बट इट शुड रिएक्ट विद हिंसबर्ग। तो हिंसबर्ग से रिएक्ट कर रहा है, अल्कली में इनसोल्यूबल है, मतलब ये सेकेंडरी है। टर्शियरी की दिक्कत क्या है? वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उस पे जो प्लस आएगा बच्चों, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, एक तो इतना हिंडर्ड है, और प्लस आएगा तो वो क्या है, उसके पास H+ नहीं है कि वो H+ निकल जाए। ठीक है, तो टर्शियरी वाले आपके रिएक्ट नहीं करते हैं, सेकेंडरी जो है रिएक्ट करता है, लेकिन इनसोल्यूबल होता है अल्कली में, और प्राइमरी रिएक्ट भी करता है और सोल्यूबल इन अल्कली होता है, लेकिन इनसोल्यूबल पूछा है ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 93। ठीक है, काफी आसान पेपर है केमिस्ट्री का है। 93 में क्या बोला गया है? द स्ट्रक्चर, विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिमेन्स इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्रोसेस।
अब पहले बात कर लेते हैं, ये आपका 2-3 एफएसटी पहले भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, वो इसी पे था डीनेचुरेशन पे। उसमें पूछा गया था कि अगर डीनेचुरेशन हो गया प्रोटीन्स का तो क्या वो अपने बायोलॉजिकल फंक्शन कर पाएंगे या उनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे, क्या होगा। तो बच्चों अगर भाई अब टर्शरी है, ठीक है, उसमें कुछ टाइप की बॉन्डिंग है, भाई आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, जो भी है, जो लिंकेजेस हैं, अब हमने अगर उस टर्शरी की अनकोइलिंग करा के टर्शरी या सेकेंडरी की आप प्राइमरी पे ले आए, तो इसकी वजह से क्या होगा, अब जो उसको फंक्शन परफॉर्म करना था वो फंक्शन बच्चों परफॉर्म नहीं कर पाएगा। डीनेचुरेशन करते कैसे हैं भाई, पीएच बढ़ा के, है ना, हीट वगैरह करके, इन सब तरीकों से बच्चों अपन क्या करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं प्रोटीन्स का। इसमें आपकी जो हायर वाली है, मतलब टर्शरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, ये अनकोइल होकर प्राइमरी बना लेंगे, और प्राइमरी बच्चों फिर फंक्शन वो परफॉर्म तो नहीं कर पाएंगे जो उनको एक्चुअली करना था, तो वो बेकार हो जाएंगे एक तरीके से, ठीक है। लेकिन पूछा गया कि कौन सा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, तो प्राइमरी के नीचे नहीं टूटते हैं बच्चों आपके, ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर तो आपका रहेगा ही रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली ऑप्शन नंबर 2। तो प्राइमरी रहेगा इंटैक्ट, सेकेंडरी टर्शियरी अनकोइल हो जाते हैं, तो इसमें जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए बच्चों, द पॉलीमर दैट इज यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर इज। तो कमर्शियल फाइबर बनाने के लिए भाई कौन से वाले को अपन जो है एज सब्स्टिट्यूट फॉर वूल यूज करते हैं। तो बच्चों इसमें अपना क्या है, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल आपका इसका सही ऑप्शन है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये सब बातें आप कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, पूछा ये कि भाई किसको यूज करते हो। तो आपका बच्चों जो पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल है, क्या होता है भाई, आप उसका मोनोमर है ये C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। इस मोनोमर का आप जब पॉलीमराइजेशन करवाओगे तो आपको पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल मिलेगा, और सही ऑप्शन बच्चों आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95, द आर्टिफिशियल स्वीटनर स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर एंड डज नॉट प्रोवाइड कैलोरीज इज। तो सबको पता है भाई जिनको डायबिटीज वगैरह होती है ना, वो बेचारे इन सब का यूज करते हैं, क्योंकि चीनी खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं जो उनको कैलोरीज भी नहीं देता है और उनको शुगर का जो है बच्चों स्वाद भी पता लग जाता है। तो इस तरीके से जो है, अब आपका एस्पार्टेम रहा और सुक्रोलोज, बच्चों दोनों ही क्या है, आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं। तो लेकिन एस्पार्टेम की दिक्कत क्या है कि कैलोरीज तो प्रोवाइड नहीं करेगा, लेकिन आपका एस्पार्टेम जो है वो कुकिंग टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, इसलिए इसका रॉन्ग आंसर, मतलब एस्पार्टेम इसका गलत आंसर होगा। और सही आंसर जो होगा सुक्रोलोज। सुक्रोलोज बेसिकली आपका सुक्रोज का जो है ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव है, और जो सारी बातें बोल रखी हैं कि भाई स्टेबल, शुड बी स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इट शुड नॉट प्रोवाइड कैलोरीज, सारी बातें बच्चे फुलफिल करता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका सुक्रोलोज, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, क्या बोला गया है, द लिक्विफाइड गैस दैट इज यूज्ड इन ड्राई क्लीनिंग अलोंग विद सुटेबल रिएजेंट इज। अब ये आपका ग्रीन केमिस्ट्री से है, तो भाई अब क्या है, जैसे मान लीजिए आप ब्लीचिंग में भी हम क्या है Cl2 यूज करते थे पहले, ठीक है। अब Cl2 क्या है, टॉक्सिक गैस है, तो उसकी जगह हमने उसको रिप्लेस किया है, हम यूज करने लगे हैं क्या, H2O2 एक सुटेबल कैटलिस्ट के साथ यूज करते हैं, तो जो उतना क्या है हार्मफुल नहीं है वो बिल्कुल भी। और पहले Cl2 जो था बच्चों वो क्या है, आपकी टॉक्सिक गैस है। तो इसी तरीके से क्या है भाई, ड्राई क्लीनिंग के लिए भी पहले अपन यूज करते थे हेलोजेनेटेड सॉल्वेंट्स, तो डिटर्जेंट के साथ एक हेलोजेनेटेड सॉल्वेंट होता था, और हेलोजेनेटेड सॉल्वेंट्स आपके क्या है बच्चों, कार्सिनोजेनिक है, इनसे कैंसर वैंसर हो सकता है, तो इसलिए इनको रिप्लेस किया गया है। और इनकी जगह अब हमने ऐसे डिटर्जेंट्स ढूंढ लिए हैं जो लिक्विड CO2 में भी काम करेंगे। तो जो सॉल्वेंट आपका है, सुटेबल सॉल्वेंट जो है, जो लिक्विड गैस हम यूज करेंगे बच्चों, क्या है, आपकी CO2 गैस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या होगा, CO2, ठीक है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, क्या पूछा गया है, द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस एट स्लोएस्ट रेट अमंग द फॉलोइंग इज। तो भाई आपको 4 रिएक्शन दिए, ये बोल रहे हैं कि भाई स्लोएस्ट हाइड्रोलिसिस किस केस में होगा। पहला ऑप्शन देखिए, इसमें क्या है, अगर आप देख पाओ तो ये अराइल है, ठीक है। यहाँ पे जो क्लोरीन जिसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है भाई, OH माइनस आएगा, Cl माइनस सब्स्टिट्यूट करेगा, और क्योंकि मीडियम बेसिक है तो OH का जो H है भाई फिनोल बन गया, तो H प्लस वहां से निकल जाएगा, O माइनस फिनोक्साइड की फॉर्म में रहेगा। अच्छा, अब कितना आसान है इस OH के लिए Cl को निकालना, वो हम देखते हैं। भाई क्या होगा, यहां पे अगर इस OH को आना है, एक बात समझना कि भाई Cl जो है इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, तो ये लोन पेयर क्या है, इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ पे जो आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ये एक्चुअली में सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें थोड़े से डबल बॉन्ड के कैरेक्टर भी होंगे, ठीक है। तो पहली बात तो हम ये बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं हम कि यार ये कार्बन अगर आप देखो तो वैसे भी ये कार्बन क्या है, sp2 है, बेंजीन का कार्बन sp2 है, और बाकी केसेस में आप देखो तो बाकी केसेस में क्या है, sp3 है, sp3 है, sp3 है, तो sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो sp3 से क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इसमें s कैरेक्टर बढ़ चुका है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखना चाहेगा, बहुत बार बात कर चुके हैं। तो अगर आपका OH माइनस अटैक करने आएगा तो Cl माइनस के लिए इलेक्ट्रॉन लेके निकलना टफ है एज कंपेयर टू दीस प्रोसेसेस,
क्योंकि यहाँ पे तो आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक आराम से हो सकता है। भाई OH माइनस आएगा, करवा दीजिए SN2, यहाँ लेके आइए, करवा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे बल्कि जो आप कह सकते हो ट्रांजिशन स्टेट जो होगी वो थोड़ी स्टेबलाइज भी होगी C डबल बॉन्ड C की वजह से, ठीक है। और यहाँ पे आपका बेंजाइलिक है तो आप SN1 SN2 का मिक्सचर से बोल सकते हो, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन आपका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या है, ये आपकी अराइल वाली है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं है। कब तक? जब तक आप यहाँ पे कुछ अच्छे खासे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना लगाओ, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या प्लस आई वाले और लगा रखे हैं तो उनकी वजह से तो और दिक्कत है। आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले अगर आप लगा दो तो उनकी वजह से जरूर आप कह सकते हो कि यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट करेंगे वो, तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो पहली वाली में सबसे कम रेट होगी, तो सबसे स्लो यही है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 98, when vapors of secondary alcohol is passed over heated copper at 573 प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो वही कॉपर हीट जो है, अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल रहेगा आपका तो उसको एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री रहेगा उसको कीटोन बनाता है, और 3 डिग्री रहा तो वहां पे बच्चों क्या कर देता है, वहां पे डिहाइड्रेशन हो जाएगा और आपकी एल्कीन बनती है ना। काफी बार डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे कीटोन बनेगा, ठीक है। तो भाई ये आपका मान लीजिए C पे OH और ये CH2 आपका H, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कीटोन, मतलब कि C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। तो आपको यहां से कीटोन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 99, क्या बोला गया है, द मेजर प्रोडक्ट C and D फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेस। तो आप क्या करवा रहे हैं, आपके पास एक ईथर है, एक्सेस ऑफ HI आप डाल रहे हो और हमें 2 प्रोडक्ट मिले। एक बात देखना, पहली बात ध्यान देने की जो है वो आपको दिखना चाहिए यार, एक्सेस में है HI, ठीक है। HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको H+ देगा, H+ ऐसी देगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, आप अपना H+ यहां लगा दोगे, जैसे ही लगाओगे ऑक्सीजन के बन गए 3 बॉन्ड, यहाँ पे आएगा प्लस। अब बॉन्ड किस साइड से टूटेगा, ठीक है, इधर से या फिर इधर से। यहां पे बनाओ भाई, जहां से भी टूटेगा ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इस साइड के लेगा, इस साइड के, इस साइड के इलेक्ट्रॉन्स अगर ये लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, जो आपका टर्शियरी कार्बोकैटायन रहेगा और वो स्टेबल होगा बच्चों। तो इस तरह से बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूट के क्या बनेगा आपका CCCOH प्लस आपके पास एक टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया है। अब I- अटैक कर देगा तो आपका I यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे छोड़ दिया, इनको C और D बोल दिया, तो ऑप्शन में है ये भी और आप पाओगे -1। क्यों? क्योंकि एक्सेस में है तो ये अल्कोहल भी नहीं बचेगा, दोबारा H+ आएगा, I- इस बार अटैक करेगा, वाटर लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा, तो आपको मिलेगा एक ये और एक आपको मिलेगा बच्चों ये, ठीक है। तो C और D आपके ये होंगे, और जो पहले हम कर रहे थे वो अपना क्या था बच्चों, गलत था। अगर आप देखोगे ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर 1 में। कौन कौन से प्रोडक्ट, ये वाला और ये वाला। तो आपके पास अल्कोहल बचेगा ही नहीं, हर जगह जो है आयोडाइड आपका लग चुका होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। क्या बोल रहे हैं कि भाई आपको 2 कॉलम दिए हैं और उनमें आपको मैच कराना है, ठीक है। भाई ऑक्साइड कैसा है, उसका नेचर पूछ रखा है, न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है। तो ध्यान दो भाई, Na2 की आप बात करोगे तो भाई क्या है, आपका मेटल का ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, तो आपका Na2 क्या होगा, बेसिक। Al2O3 एम्फोटेरिक, ठीक है। Cl2O7 नॉन मेटल का है, क्या हो जाएगा, एसिडिक। और N2O बच्चों आपकी ये क्या होती है, न्यूट्रल होती है। तो काफी आसान था। तो इसमें आपके जो ऑप्शंस आएंगे, भाई आपको पता है अगर मेटलोइड है कोई, है ना, जो दोनों करेक्टर शो करता है, तो उसका आपका क्या होता है, एम्फोटेरिक नीचे शो करता है। एल्यूमिनियम वाला भी हमें पता है कि एम्फोटेरिक होता है। और जो बचे बाकी, मेटल का है तो बेसिक, नॉन मेटल का है तो एसिडिक हो गया। N2 आपकी न्यूट्रल है, तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप मैच कराओगे इनको, 1 में B, 2 में D, 1 में B, 2 में D, ऑप्शन नंबर 4। आपको पहले 2 से ही आंसर मिल जाता। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 101। क्या बोला गया है, मैच द कैटलिस्ट विद द प्रोसेस। तो आपको एक तरफ दिए गए हैं कुछ कैटलिस्ट, दूसरी तरफ दिए गए हैं भाई कौन सी प्रोसेस में इन कैटलिस्ट को हम यूज कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, दूसरा क्या है, TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम और ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम है। तो अगर आपको याद हो, ये क्या है भाई अपना, ये जो लंबा चौड़ा लिखा है, ये बच्चा आपका जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। तो ये आपका है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ठीक है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट है और ये हम यूज करते हैं आपकी जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन है, उसमें आप TiCl4 प्लस इसका यूज करते हो, जो कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। तो अगर आप पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन देखोगे, ये रहा ऑप्शन नंबर D। तो भाई अगर आप इथाइलिन का, ठीक है, इथीन का अगर पॉलीमराइजेशन करोगे तो आपका क्या बनेगा, पॉलीथीन बनेगा। तो सेकंड यूज होगा D में। क्या इससे हमारा आंसर आ रहा था क्या, सेकंड यूज होगा D में बच्चों, इससे ही आपका आंसर आ जाता और आप पाते ऑप्शन नंबर 1 में ये दिया हुआ है।
ठीक है। बाकी वेनेडियम पेंटॉक्साइड की आप बात करोगे तो जब हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहां पे आपकी एक प्रोसेस आती है, जब आप SO2 और इससे आप SO3 बना रहे होते हो तो वहां पे आप जो है वेनेडियम पेंटॉक्साइड का यूज करते हो। तो V2O5 यूज करते हैं हम किसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4। तो SO2 से SO3 जाने में आपका वेनेडियम पेंटॉक्साइड काम में आता है, ठीक है। PDCl2 की आप बात करोगे तो जो आपकी वैकस प्रोसेस है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो एल्डिहाइड कीटोन्स में, उनकी प्रिपरेशन में पढ़ी होगी आपने, वैकस प्रोसेस जो है बच्चों उसमें काम में आती है। तो आप वैसे देख के लगा सकते थे यार, अगर इथाइन से इथेनॉल बन रहा है, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड बन रहा है, तो ये आपका क्या हो रहा होगा, PDCl2 विद CuCl2 भी होता है, ठीक है, तो ये हम यूज कर रहे होंगे, तो ये थर्ड मैच करेगा ए से। एक बचता है फाइनली निकल के कॉम्प्लेक्सेस, तो उसका एक ही बचेगा फिर क्या भाई, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा फेरोसिन जो होता है, उसी तरह से आपका फेरोसिन टाइप से, जैसे फेरोसिन होता है भाई, कैसा होता है हमारा, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। भाई आप अल्काइंस का जब पॉलीमराइजेशन करते हो, आप मान लो बेंजीन वगैरह बना रहे हो ना, वो सारी चीजें बनाते हैं, तो वहां पे जो निकल कॉम्प्लेक्सेस काम में आते हैं, है ना। तो उसी तरह से एक ये प्रोडक्ट अपने पास एक इस टाइप का भी होता है, कोऑर्डिनेशन, है ना, ऑर्गेनोमेटालिक टाइप का। तो आपके पास साइक्लोपेंटाडाइनाइन वाली रिंग्स होंगी और बीच में आपका जिस तरह से पहले Fe2+ रहता था, उसी तरह से बच्चों आपका एक Ni2+ होगा, ठीक है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स है और ये भी अपन यूज करते हैं इन सारी चीजों में, अल्काइंस के पॉलीमराइजेशन में ये वाला भी हम यूज करते हैं, निक्लोसिन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप इन सबको करेक्टली मैच कराओगे तो आप पाओगे ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है बच्चों, सही आंसर यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 102, क्या बोला गया है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज। तो आपको दिए गए हैं देखिए 4 ऑप्शंस। अब सबसे पहले उनको स्ट्राइक ऑफ करते हैं जो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं ऑप्शंस। यहां देखिए आपको प्राइमरी कार्बोकैटायन दिया गया है, गलत, क्योंकि अपने को पता है यार टर्शियरी सेकेंडरी ज्यादा होता है, वो प्राइमरी ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब बाकी जो बचे अगर आप देखो तो वो सारे के सारे सेकेंडरी हैं, तो फिर हम क्या करेंगे भाई, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, और वो भी नहीं है तो फिर सिंपल इंडक्टिव से कुछ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा भाई यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इसके 2 हाइड्रोजन इधर होंगे, 2 हाइड्रोजन इधर, तो इसके पास कितने हैं भाई, 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे जो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू बच्चों इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे 2 हाइड्रोजन इधर होंगे, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन इधर होंगे, CH3 आपके पास यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आपके पास जो है 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपके पास इधर हाइड्रोजन नहीं है, इधर ही है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे है। रेजोनेंस कहीं पे नहीं हो रहा है, ये गलती मत कर देना कहीं आप इस कार्बोकैटायन को यहाँ से जो मिथाइल शिफ्ट कराएंगे, टर्शरी बनाएंगे, वो पूछा ही नहीं है। आप क्यों जबरदस्ती मिथाइल शिफ्ट करा रहे हो, ये पूछ रहा है जो दिए गए हैं इनमें से कौन सा स्टेबल है, तो आपको इसी स्टेट में देखना है। ऐसा मत सोचना कि यार इसको अगर मैं यहां से यहां माइग्रेट करा दूं, मिथाइल की शिफ्टिंग कराऊं तो ये 3 डिग्री बन जाएगा, नहीं, वहीं पे आप माइनस पा जाओगे, ठीक है। तो वो सब नहीं कराना है, जो दिए गए हैं वहीं पे आपको देखना है। भाई सेकेंडरी है लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें ज्यादा होगा, तीसरे वाले ऑप्शन में, तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा बच्चों किसमें होगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द अल्केन दैट गिव्स only one monochloro product on chlorination with Cl2 in presence of diffused sunlight। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे फ्री रेडिकल अपनी मैकेनिज्म चलती है ना, उससे अपन यहाँ पे क्लोरिनेशन कराएंगे, तो हमने कहा केवल एक ही बनना चाहिए। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखो 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, उसके बनाते हैं पहले, तो हमने कहा यार ये रहा आपका ब्यूटेन 2,2 डाइमिथाइल। अब यहाँ पे भाई जितने टाइप के आपके पास हाइड्रोजन होंगे उतनी जगह आप अलग अलग मोनोक्लोरिनेशन करवा सकते हो। हमने कहा यहाँ पे Cl लग सकता है, जब यहाँ पे सी और स्टीरियो गिनना नहीं बोलना है, क्योंकि उन्होंने स्टीरियो की देखो बात मतलब बोलना नहीं है, अगर नहीं बोला है तो आपको स्टीरियो बच्चों लेने हैं। हमने कहा भाई यहाँ पे होता तो कायरल सेंटर तो कोई नहीं बन पाता, तो एक प्रोडक्ट वो बनता, मोनोक्लोरो करा रहे हैं, फिर इस पे मत कराइए, आप इस वाले पे कराइए। जब यहाँ पे Cl लगाओगे तो इसके पास 4 अलग अलग ग्रुप होंगे, एक CH3, एक H, एक Cl और ये की बड़ा वाला ग्रुप, तो 4 अलग होंगे। तो ये अब आपको क्या दिखा सकता है, R या S शो कर सकता है। तो यहाँ पे 2 मिलते, एक यहाँ पे मिला, 3 हो चुके हैं। फिर इसके पास तो हाइड्रोजन है नहीं और ये तीनों सिमेट्रिकल हैं, तो इसके ऊपर अगर आप लगा दोगे तो बन जाएंगे बच्चों आपके 4। तो हमने कहा यार इसके तो 4 बन रहे हैं, हमें एक चाहिए मतलब हमें ये तो नहीं हो सकता अपना ऑप्शन, ठीक है। दूसरा देखिए नियोपेंटेन, नियोपेंटेन कैसे होगा भाई,
ये रहा आपका नियोपेंटेन। अब बीच वाले कार्बन के पास तो हाइड्रोजन है नहीं, बचे आपके ये कॉर्नर वाले, और कॉर्नर वाले सारे सिमेट्रिक हैं। आप ये नहीं कह सकते यार ये CH3 ये CH3 अलग अलग है, ठीक है। अगर ये सारे सिमेट्रिक हैं तो किसी भी एक का हाइड्रोजन हटा के आप वहां पे Cl लगाओगे तो आप पाओगे एक प्रोडक्ट आपका बन गया है। अब क्या ये स्टीरियो आइसोमर्स के बन सकते हैं? जी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई भी सेंटर नहीं है जो आपका कायरल हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आपका केवल एक ही मिलेगा और ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। बाकी भी देख लेते हैं। एन पेंटेन की बात करोगे तो भाई 5 हैं स्ट्रेट चेन में, तो हमने कहा यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है, यहां भी लग सकता है। जब यहां लगेगा तो ये आपका RS भी शो कर सकता है, ठीक है। यहां पे नहीं करेगा RS शो, क्यों? क्योंकि इधर भी इथाइल इधर भी इथाइल, उस केस में कायरल नहीं है, तो एक से तो ज्यादा ही है एनीवेज, तो ये ऑप्शन नहीं है। आइसोपेंटेन की बात करोगे आप तो आइसोपेंटेन क्या है आपका, इधर कर लेते हैं। तो हमने कहा ये रहा आपका आइसोपेंटेन, तो भाई यहां भी हो सकता है, 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 तो ये भी अपना नहीं है, एक बनेगा केवल नियोपेंटेन में, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 104 क्या पूछा गया है, आपके पास प्रोपाइन है और हम क्या कर रहे हैं, प्रोपाइन से रेड हॉट कॉपर ट्यूब 873 केल्विन, भाई जानी पहचानी रिएक्शन है ना, तो काफी बार आपको नोट्स में भी लिखाई गई है। क्या होगा अगर आपके पास इथाइन होता, भाई अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास क्या होता, अगर आपके पास इथाइन होता बच्चों, तो हम क्या बनाते हैं वहां से, तो अपना बेंजीन बनता है। जैसे मान लीजिए C, ठीक है, फिर आप C, फिर मान लीजिए C, ठीक है, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कराइए, इसको इधर शिफ्ट कराइए, इसको इधर शिफ्ट कराइए, तो आप क्या पाते हैं, आपको मिल जाती है बेंजीन। तो हमने कहा यहाँ पे आपका इस तरीके से कुछ बेंजीन आपको मिल जाती। लेकिन आपके पास बेंजीन नहीं है, आपके पास क्या, आपके पास सॉरी आपके पास इथाइन नहीं है, आपके पास प्रोपाइन है। मतलब जो ये ग्रुप आपने लिए हैं इन पे एक एक CH3 और है, लगा दो, ये लो, तो यहाँ पे एक CH3 और रहेगा, तो हमने कहा ये बनना था, ठीक है, एसिटिलीन। और अगर ये बनेगा तो इसमें हमें बताने हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, गिन लीजिए भाई सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे। यहाँ पे CH3 लिखना मत भूल जाना, वरना आप गलत काउंट कर बैठेंगे। अगर यहाँ पे CH3 है तो भाई 3 तो इधर ही सिग्मा हो गए ना, इस कार्बन और ये 3 हाइड्रोजन जो है, 3 इधर 6, 3 9, फिर 10 11 12, और फिर इसमें पूरी रिंग में आपके पास ये रहे 6, कितने हो गए भाई 12 6 18। अब जो यहाँ के हाइड्रोजन भूल गया उसके भी नंबर कट जाएंगे, तो हमने कहा 3 ये, तो टोटल 21 आपके पास बच्चों क्या होंगे, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 कितने 21। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 क्या बोला गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो चुकी है। एल्यूमिनियम क्लोराइड इन इट्स इन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म्स ए कॉम्प्लेक्स A। तो भाई अपने पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है, अपन ने H3O+ से रिएक्शन करवाई है ना, हाइड्रोलिसिस हुआ, क्या मिला अपने को, कुछ कॉम्प्लेक्स A मिला। क्या बोल रहे हैं, तो इस A में जो A आपको मिला है उसमें एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए क्या है, ठीक है, और क्या बता दीजिए कि कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा। देखिए भाई कैसे करेंगे, तो बच्चों देखिए जनरली क्या होता है, मान लीजिए अगर आपके पास BCl3 होता, ठीक है, अगर आप इसका करवाते हाइड्रोलिसिस तो आपको क्या मिलता है, अपने को पता है Cl निकल लेते, और आपको पहले मिलता क्या, ये मान लीजिए BOH थ्राइस, लेकिन इसका ऑक्टेट तो अभी भी क्या है बच्चों, इनकम्प्लीट है, तो एक और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है ये, और आपको फाइनली जो मिल जाता है वो मिल जाता BOH4-, ठीक है, ये मिलता, और इसका क्या रहता हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप बात करो sp3 होता है, ठीक है। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में क्या है, एल्यूमिनियम के केस में आपको जो मिलेगा, लेकिन बात आपके बोरॉन की नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम के केस में बच्चों आपका Al2Cl6, क्योंकि ये डाइमर फॉर्म में मिलेगा आपको, तो इसका अगर आप कराओगे तो आपका जो बनेगा वो बनेगा AlH2O6 और आपका 3+, तो ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब एल्यूमिनियम अगर मैं ग्राउंड स्टेट में लिखूं कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं कहता यार है ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, और 3+ आपने किया तो ये P वाले गए S वाले गए, मतलब इसका 3s खाली है, 3p भी खाली है, और आगे D भी इसका खाली है, ठीक है। तो अब H2O6 है, तो ये अपने 6 जो H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो इससे जो बॉन्ड बनाएंगे कोऑर्डिनेट, तो भाई एक यहाँ पे 3 यहाँ पे और 2 D के यूज करेंगे, तो आपका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। तो आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा AlH2O6 3+ और sp3d2 ऑप्शन नंबर 1।
आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी। तो कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है भाई, प्लास्टिक सर्जरी जिसको आप बोल लेते हो लोकल लैंग्वेज में। तो प्लास्टिक सर्जरी जो है वैसा नहीं, इसमें हम प्लास्टिक यूज करते हैं, ठीक है, और जो उसमें सिलिकॉन्स यूज होते हैं, ठीक है, और सिलिकॉन्स की प्रॉपर्टी प्लास्टिक से काफी डिफरेंट है। तो दो तरह की होती है, एक होती है रिकंस्ट्रक्टिव, जिसमें लोग क्या मान लीजिए कहीं इंजरी हो गई, चेहरा खराब हो गया है ना, या फिर किसी तो उस टाइप का जो है ना, किसी की नाक वाक टूट गई उसको सही करानी है, तो एक तो हो गई रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, थोड़ा ज्ञान देने के लिए ऐसे ही। और एक आपकी क्या है, जैसे मान लीजिए सुंदर किसी को दिखना है, किसी को लगता है मेरी नाक छोटी है मुझे लंबी करवानी है ना, किसी को लगता है मेरी आईब्रोज इस टाइप से होनी चाहिए, ब्ला ब्ला अलग तमाम तरह की चीजें करवाते हैं लोग, है ना। तो वो आपकी जो है बच्चों उसको अपन कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। तो इसमें अपन क्या यूज करते हैं, वैसे सिलिकॉन्स यूज करते हैं जो आपके, और सिलिकॉन्स अगर आपको याद ना हो तो याद दिला देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास R2SiCl2 ये था क्लोरो, ठीक है, ये क्लोरो सिलिकॉन था, और आपने पहले हाइड्रोलिसिस कराया, हमने पहले हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराओगे तो जो Cl हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे और आपको क्या मिल जाएंगे वहां पे OH। अब आप जब ये कंडेंसेशन करेंगे तो R और ये OH इधर से दूसरा मॉलिक्यूल आएगा SiR, इधर OH, वाटर निकालते जाइए इधर इधर, तो आपको अल्टरनेटिवली SiO इस टाइप का एक लिंकेज मिलेगा, इसी को बोलते हैं अपन सिलिकॉन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, आंसर अपना ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना 107, क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो मेटलर्जी का क्वेश्चन है बच्चों, पहला ऑप्शन देखिए, द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है। और से हम मेटल निकालने के लिए जो भी हम साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल जो भी चीजें हम प्रोसेस यूज करते हैं बेसिकली, उसी का नाम क्या है, मेटलर्जी है। ऑप्शन 2, मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन अर्थ क्रस्ट। तो मिनरल्स अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं, नेचुरली अकरिंग है, ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर 3, ओर्स आर मिनरल्स दैट मे कंटेन ए मेटल। यहां पे देखिए, अब आपको जो अर्थ क्रस्ट से मिला, जो मिनरल मिला आपको, अब वो और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ये किस बात पर डिपेंड करेगा, क्या आप उसमें से बेनिफिशियली मेटल को निकाल पा रहे हो या नहीं, क्या ये प्रोसेस आपके लिए फायदे का सौदा है, ठीक है। अगर उसमें इतनी कम क्वांटिटी है कि आपने यार करोड़ों का खर्चा कर रहे हो, मटेरियल निकल रहा है लाख का, तो कोई मतलब ही नहीं है इस प्रोसेस का, तो उसको हम और नहीं बोलेंगे। तो मिनरल आपका और हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन तो ऑल मिनरल्स, ठीक है ना, और हम कह सकते हैं कि भाई ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, ठीक है। तो आप ये स्टेटमेंट भी बता सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 लेकिन क्या बोला है कि ओर्स आर मिनरल्स दैट मे कंटेन ए मेटल, तो मे कंटेन सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो एक ही बचता है गलत ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। अब 4 क्यों गलत, देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विक किया इन्होंने, क्या बोल रहे हैं, गैंग इज एन ओर कंटामिनेटेड विद अनडिजायरेबल मटेरियल्स। अब गैंग जो है बच्चों वो आपका ओर नहीं होता है, ओर के अंदर जो आपकी कंटामिनेटेड जो बाकी चीजें हैं, जो मटेरियल हैं जो हमारे काम का नहीं है, उसको अपन गैंग बोलते हैं। तो गैंग इज एन ओर बोलना गलत है, क्या बोलना चाहिए था, इनको बोलना चाहिए था कि कंटामिनेटेड अनडिजायरेबल मटेरियल्स प्रेजेंट इन ओर आर कॉल्ड गैंग, कि भाई जो ओर के अंदर जो आपके बकवास की चीजें प्रेजेंट है वो गैंग है, लेकिन गैंग एक ओर नहीं है जिसके अंदर मटेरियल बकवास के प्रेजेंट हैं। तो थोड़ा सा बस आगे पीछे कर दिया चीजों को, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका गलत है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 108, क्या पूछा गया है, द कंपाउंड X अपॉन रिएक्शन विद H2O। तो एक कंपाउंड X था, अपन ने उसका H2 से रिएक्शन करवाई, अपने को एक कलरलेस गैस मिल रही है Y, जिसकी स्मेल कैसी है, रोटन फिश स्मेल, ठीक है। फिर अपन ने जो गैस Y आई उसको अपन ने CuSO4 में एब्जॉर्ब कराया, तो अपने को क्या मिला, Cu3P2 मिला, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह का मैंने लिख दिया जो बोला गया है। तो क्या पूछा इन्होंने कि यार ये X क्या था, तो ये वाला चीज देख के आपके दिमाग में आनी चाहिए कि यार ये जिस चीज की बात कर रहे हैं, जो कलरलेस गैस बोल रहे हैं, रोटल फिश स्मेल, ठीक है, ये क्या है, आपकी फोस्फीन है PH3, तो ये आपकी PH3 है। अब किसका हाइड्रोलिसिस किया होगा तब PH3 मिली होगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर आप रिएक्शंस देखना चाहो तो आपको याद होगा, वैसे ऑप्शंस दिए हैं तो इजी हो जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका Ca3P2 है, Ca3P2 के H2 से रिएक्शन करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको PH3 मिल जाएगा, प्लस बच्चों आपको मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहीं तक में हमारा काम खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाली रिएक्शन देखना चाहोगे, PH3 प्लस जो ये रिएक्शन कर रहे हैं ये CuSO4, अगर इससे करवाओगे तो एक प्रोडक्ट तो उन्होंने खुद ही बोल दिया है Cu3P2 प्लस बच्चों आपको बनता है H2SO4, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बातें यहाँ पे होंगी, और करेक्ट ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा यहाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए जिस गैस की बात कर रहे थे वो ये है आपकी PH3।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 109 क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिजन एसिड्स ऑफ फास्फोरस हैज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, H4P2O7 H3PO3, सबके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब अपने को पता है यार यहाँ पे क्या है, एक आपके पास दो तरह के बॉन्ड्स होंगे बेसिकली, एक फास्फोरस और OH के बीच में होगा, एक ऑक्सीजन के बीच में भी होगा अलग से डबल बॉन्ड वाला, एक फास्फोरस और OH के बीच में, एक अगर हाइड्रोजन बच गया फिर उन दोनों के बाद तो आपका P और H के बीच में बॉन्ड होगा। अब आपका जो फास्फोरस और OH वाला है, जो OH है, उस OH क्योंकि वो आयनाइजेबल है तो वो H+ देगा, तो आपका वहां से एसिडिक प्रॉपर्टी मिल रही है आपको। ठीक है, वो आयनाइजेबल है, लेकिन फास्फोरस और H के बीच में जो बॉन्ड है वो आयनाइजेबल नहीं है, वो रिड्यूसिंग नेचर शो करता है। तो आपका जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पीएच बॉन्ड्स होंगे वो सबसे ज्यादा क्या करेगा बच्चों, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं, H4P2O7 अगर आपको नहीं चमक रहा हो तो H4P2O7 क्या है, H3PO4 के दो मॉलिक्यूल लेके वाटर निकाल दीजिए। तो हमने कहा H3PO4 कुछ ऐसा होता, PO4 की बात कर रहे हैं कुछ ऐसा, तो हमने कहा डबल बॉन्ड OH OH OH, यहां से आप पानी निकालिए तो ये है, इसके पास तो pH बॉन्ड है ही नहीं। H3PO3 अभी देखा उसके पास ही pH बॉन्ड नहीं है। H3PO2 सॉरी H3PO4 था बच्चों, ये H3PO3 हमने नहीं देखा है। H3PO3 अगर आप देखोगे तो P डबल बॉन्ड O OH OH OH, तो इसके पास एक pH बॉन्ड आपके पास H3PO3 में है, H3PO4 में नहीं है। यही स्ट्रक्चर H3PO4 में से ही हमने निकाला है पानी और H4P2O7 बनाया था। एक बचता है H3PO2। H3PO2 अगर आप देखोगे तो आपका P डबल बॉन्ड O OH, तो O तो आपके कंप्लीट हो गए, H 3 चाहिए थे तो दो हमने pH बॉन्ड बना दिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ pH बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन H3PO2, हेंस H3PO2 वुड बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 110 क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट फार्मूला ऑफ ओलियम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये बच्चों बहुत ही रद्दी सवाल है, अपन इसको मोर कांसेप्ट में भी देखते आए हैं कि भाई H2SO4 प्लस SO3 क्या बन गया भाई, H2S2O7, यही आपका ओलियम है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 111 क्या पूछा गया है, व्हेन न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड द आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू एक्सिस। तो बेसिकली इन्होंने रिएक्शन करवाई है आयोडाइड की और परमैंगनेट की, लेकिन मीडियम कैसा है, बोल रहे हैं फेंटली अल्कलाइन लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका जो परमैंगनेट +7 में है और जो आयोडाइड -1 में है, ये +7 से आपका चला जाएगा +4 में MnO2 बनाएगा, और ये आपका चला जाएगा आयोडेट में IO3-। ठीक है, अगर यही चीज आपकी एसिडिक मीडियम में हो रही होती, ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम में होती तो आपका Mn +7 से जाता +2 में और आपकी आयोडाइड चली जाती आयोडीन में। ठीक है, तो ये अपना इस तरह से होता, सिंपल रिडॉक्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोला गया है, द क्रिस्टल फील्ड CFSE ऑफ CO, तो कोबाल्ट का जो क्लोराइड कॉम्प्लेक्स है हेक्सा वाला, उसका CFSE कितना है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, और पूछा किसका है भाई, जो इसका टेट्रा वाला होगा COCl4 2- का CFSE कितना होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है, आपको नहीं पता लगाना है यार, ये भाई ये तो आपको पता है ऑक्टाहेड्रल है, ये क्या है स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है, आपको ये पता करना पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं यार कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, कोबाल्ट का अगर आप ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप पाओगे 3d7 4s2, यहाँ पे कोबाल्ट +2 में हो गया 3d7। क्लोरीन जो क्लोराइड है आपके बच्चों वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्लोराइड क्या नहीं करवा पाएंगे, पेयरिंग नहीं करवाएंगे, पेयरिंग नहीं करवाएंगे तो D7 आपका कैसा आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसा आएगा, पेयरिंग नहीं होगी, डी खाली नहीं मिलेगा अंदर वाला, तो इसको क्या बनना पड़ेगा, तो इसको sp3 बनना पड़ेगा, sp3 बनना पड़ेगा मतलब टेट्राहेड्रल। और अब क्वेश्चन अगर हमें सोल्व करना है तो हमें पता है यार डेल्टा ऑफ टेट्राहेड्रल जो होगा ये आपको याद होना चाहिए, 4/9 डेल्टा ऑफ ऑक्टाहेड्रल होता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला अपने को लगाना है कि जब स्प्लिटिंग होती है तो वहां की बातें यहाँ पे हो रही हैं, और आपको ये भी याद होना चाहिए, हो सकता है भाई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जहाँ पे स्क्वायर प्लेनर निकल के आता, तो आपको भाई जो आपका डेल्टा है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर इनमें क्या रिलेशनशिप है वो आपको याद होना चाहिए। तो हमने कहा 4/9 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कितना बोल रखा है बच्चों 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स, इसको यहां से काट दीजिए 2000 और 4 2 जा 8000, तो 8000 सेंटीमीटर इनवर्स ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोला गया है, फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आर गिवन एज। तो आपको 3 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, H2SO4 की मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, ठीक है, कितनी दी गई है x
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। उसके बाद आपको K2SO4 की दी हुई है y, यूनिट सबकी सेम है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और आपको दी हुई है CH3COOH, ठीक है। चलिए अब पूछे किसकी है, CH3COOH, तो काफी आसान बच्चों, हम कोलब्रुक लॉ यूज करेंगे। तो कोलब्रुक ने क्या कहा था कि यार इन्फिनिट डाइल्यूशन पे आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी किसी सॉल्ट की, ठीक है, सॉल्ट की या किसी भी आपकी स्पीशीज की, वो क्या होगी कि भाई आप उसका डिसोसिएशन कीजिए। जैसे यहां से आपको H2SO4 मिला है तो ये किस में जाएगा, आपको देगा ये SO4 2- प्लस 2H+, तो H2SO4 की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, जो मोलर कंडक्टिविटी होगी, दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बेसिकली कैटायन एंड एनायन, ठीक है। तो सल्फेट की जो होगी, और क्योंकि H+ 2 है तो +2 टाइम्स H+ की जो होगी वहां से जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू योर X, ठीक है। तो 3 इक्वेशन आपके पास होंगी और चौथी हमें निकालनी है CH3COOH की, ठीक है। तो उन इक्वेशंस को ऐसे मैनिपुलेट करना है कि आपकी रिजल्टिंग इक्वेशन क्या बने, इस एसिटिक एसिड की बन जाए, तो वही बच्चों अपना आंसर होगा। तो देखिए पहले अपने पास क्या है, अपने पास पहला दिया हुआ है H2SO4, तो हमने कहा ये जाएगा 2H+ प्लस SO4 2-, इसकी है X, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है K2SO4, यहां से क्या है 2K+ प्लस SO4 2-, इसकी है Y, और अगली अपने को दी हुई है CH3COOH, और ये अपने को पता है जाएगा CH3COOH प्लस K प्लस में, इसकी दी हुई है Z, अपने को निकालनी किसकी है CH3COOH, ये किस में जाएगा CH3COOH प्लस H प्लस। तो आपको इन तीनों को ऐसे मैनिपुलेट करना है कि भाई आपकी रिजल्टिंग जो है अपनी ये आए। अच्छा करके देखते हैं, रिजल्टिंग ये आए एज इन आपको अगर इन दोनों का सम मिल गया, आपको अगर एसीटेट और H+ की कंडक्टिविटी का सम मिल गया तो वही होगी इसकी कंडक्टिविटी। तो हमें कहा ये रिजल्टेंट किसी तरीके से लाइए आप। तो देखिए पहली 3 इक्वेशन में हमें क्या क्या नहीं चाहिए, हमें K+ नहीं चाहिए, हमें सल्फेट नहीं चाहिए, तो K+ कहां पे है, यहां पे है, ठीक है। यहां पे क्या आपके पास एक K+ है, तो हम क्या कह रहे हैं यार, अगर हम इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि यार इक्वेशन 3 में से, ठीक है, अब इक्वेशन 3 में क्या आपके पास एसीटेट आयन है और आपके पास K+ है, तो K+ मुझे नहीं चाहिए लेकिन मुझे H+ चाहिए। H+ कहां से आएगा, पहली वाली से, लेकिन वहां पे 2H+ है, मुझे एक ही H+ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बाई 2, तो इसमें बाई 2 कर दीजिए, तो प्लस इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 अगर मैंने ले लिए तो मेरे पास सल्फेट बाई 2 भी आया होगा, तो घटाना पड़ेगा, तो इस सेकंड वाले को घटा दीजिए माइनस इक्वेशन 2, क्योंकि ऐसा करोगे तो क्या होगा, आप करके देखिए एक बार कि भाई इक्वेशन 3 की मैंने, तो मतलब मेरे पास क्या आया CH3COOH, यहां पे कर लेते हैं, इक्वेशन 3 मैंने सम किया, मैंने कहा CH3COOH आया प्लस H+ आया, फिर मैंने क्या किया इक्वेशन 1 बाई 2 और इक्वेशन 2 बाई 2, तो इक्वेशन 1 बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, 2H+ था तो H+ बाई 2 हो जाएगा, मतलब 2H+ बाई 2 करोगे तो आपके पास H+ ही बचेगा, ठीक है। इसके बाद सल्फेट जो है, तो बेसिकली आपका सल्फेट बाई 2 हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से मैंने इक्वेशन 2 घटा दी है, तो इक्वेशन 2 में 2K+ था तो K+ बचेगा, तो माइनस K+ माइनस सल्फेट बाई 2 माइनस SO4 2 माइनस बाई 2, मैंने कहा सल्फेट वाली टर्म चली गई अपनी, और पहली वाली में यहाँ पे बच्चों K+ था तो K+, तो यहाँ से K+ से K+ भी चली गई, तो क्या बचा आपके पास, अल्टीमेटली आपके पास बचा है CH3COOH और H+, मुझे वही तो चाहिए था, तो मैंने कहा अगर ये करेंगे तो आंसर आएगा। तो अगर इक्वेशन 3 मतलब आपका इक्वेशन 3 क्या है आपका Z, प्लस अपन ने क्या किया 1/2 तो x/2, माइनस अपन ने क्या किया y/2, तो ये होगी आपकी CH3COOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये आप देखेंगे बच्चों आपको ये मिल जाएगा कहां पे, ऑप्शन नंबर 4 जो है वहां पे आपको यही दिया हुआ है। तो आसान क्वेश्चन था, सिंपल, आपको क्या है घटा जोड़ करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 114, क्या बोला गया है, आपके पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा अगर आपको 40 ग्राम से 10 ग्राम रिएक्टेंट बचाना है। तो या तो आप फर्स्ट ऑर्डर का जो एक्सप्रेशन निकल के आता है वो यूज कर सकते हो, या फर्स्ट ऑर्डर में आपको एक बात पता है कि यार देखो 40 ग्राम है, टी हाफ में होगा 20 और अगले टी हाफ में हो जाएगा बच्चों 20 का हाफ, तो यहाँ पे एक टी हाफ लगेगा और यहाँ पे एक और टी हाफ लगेगा, तो मैंने कहा टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड होगा 2 टी हाफ का, तो 2 इंटू टी हाफ कितना होता है भाई ln2/k, ln2 की वैल्यू कितनी है 0.693, k की वैल्यू कितनी है दे रखी है 2.303 इंटू 10⁻³ 3, ठीक है इतनी। तो यहां से अगर आप सोल्व करोगे बच्चों तो आपका सीधा सीधा आंसर यहां से निकल आएगा, और आपका आंसर यहां से कितना आएगा, इस एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 602 सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 115,
115 में क्या बोला गया आपको कि भाई आपकी एक रिएक्शन है, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी जो है उस रिएक्शन की वो है 0, एक्टिवेशन एनर्जी 0 है। देखिए कितनी अच्छी रिएक्शन है। तो क्या बोल रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी 0 है और उस रिएक्शन का T इक्वल टू 200 केल्विन पे जो आपका रेट कांस्टेंट है वो है 1.6 10 to the power 6। तो हमें क्या बताना है कि यार 400 पे उसका K कितना होगा, R की वैल्यू आपको दी हुई है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की। तो अरेनियस इक्वेशन से अगर आप देखो तो अरेनियस इक्वेशन में क्या बोलते हैं हम, वो कहते हैं रेट कांस्टेंट का K इक्वल्स A into e to the power minus EA by RT, टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप देते हैं, हमें वही निकालना है। तो इस इक्वेशन को अपन क्या है थोड़ी अच्छी फॉर्म में ले आते हैं, है ना, यहाँ से E हटाते हैं तो ln की फॉर्म में लेके गए ln K इक्वल्स ln A माइनस EA by RT। एक बार इसको अगर हम T1 की फॉर्म में लिखें, दोबारा T2 की फॉर्म में लिखें, है ना, और दूसरी वाली इक्वेशन में से पहले को सब्ट्रैक्ट करें, बेसिकली ये फॉर्मूला आपको लिखाया गया होगा नोट्स में, तो आपके पास जो बन के आएगा यहाँ पे क्या आएगा, ln K2 by K1 इक्वल्स क्या आ जाएगा, EA by R into 1 upon T1 minus 1 by T2। आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है भाई, एक बार T1 पे लिखिए, T1 पे K1, T2 पे K2, और जो T2 पे K2 वाली लिखिए उसमें से आप T1 पे K1 वाली को घटा दीजिए तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि यार आपकी जो ये है वो 0 है, तो ये तो मैटर ही नहीं कर रहा मेरे लिए एक्सप्रेशन। तो यहां से क्या आ गया, अगर मेरा ये 0 हो गया तो मैं कह रहा हूं यार ln K2 by K1 ये कितना हो गया मेरा, ये तो 0 आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ कि e की पावर, अब ln मतलब यहां बेस क्या है भाई आपका e, तो e की पावर 0 इक्वल टू K2 by K1, मतलब K2 by K1 और किसी की पावर 0 हो गई 1, तो K2 और K1 तो मेरे इक्वल हो रहे हैं। तो अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है, तो आपका K1 K2 क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो इसमें आपका आंसर जो आएगा, जितना K1 था 200 पे उतना ही K2 होगा 400 पे, और ये ऑप्शन आपको मिलेगा बच्चों 2 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोल रहे हैं, द करेक्ट ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग ए फ्लूइडिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। अच्छा, अब ये क्या है भाई, हमारा सर्फेस केमिस्ट्री से एडसॉर्प्शन पे रिगार्डिंग है। तो पूछ रहे हैं भाई, ये जो भी साइंटिस्ट थे हमारे, इन्होंने जो एक्सप्रेशन दिया था तो कौन सा टर्म जो है, कौन सा एक्सप्रेशन उसको सेटिस्फाई कर रहा है जो इक्वेशन इन्होंने दी थी। इन्होंने क्या बोला था कि यार आप किसी सरफेस पे, आपके पास कोई एडसॉर्बेंट है, ठीक है, उस मान लीजिए m मास है आपका एडसॉर्बेंट का आपके पास, तो उस पे जब आप एडसॉर्प्शन करवा रहे हो किसी गैस का, तो गैस का मान लीजिए x मास आपका एडसॉर्ब होगा। ठीक, तो बोल रहे हैं यार x by m, इन्होंने टर्म डिफाइन की, बोला कि x by m is nothing but your mass of gas that could be adsorbed on a unit mass of adsorbent। तो मान लीजिए आपके पास चारकोल है, एक गैस है, तो चारकोल के m मास पे आप गैस को एडसॉर्ब करा रहे हो, तो आपकी m मास पे y मास जो है, x मास गैस का एडसॉर्ब होगा, तो वही रेशियो है x by m। तो उन्होंने कहा वो प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, जितना आप प्रेशर बढ़ाओगे उतनी गैस आपकी क्या है उस सरफेस पे एडसॉर्ब होती जाएगी। अब लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक्सप्रेशन कैसा आता है, अगर आप ग्राफ देखते तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है कि भाई इधर x by m की यूनिट मास पे कितनी गैस एडसॉर्ब हो सकती है। उन्होंने कहा अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो वो जितनी एडसॉर्ब हो सकती है वो बढ़ती जाएगी। क्या वो हमेशा बढ़ती रहेगी? नहीं। इन्होंने कहा कुछ इस तरह का आएगा, एक टाइम के बाद जाके ये क्या हो जा रहा है, फिर आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जा रहा है। ठीक है, वो क्यों हो रहा है, थोड़ा फ्लैटन आउट होने लगा है कर्व, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में आपके पास जो भी एडसॉर्बेंट था उस पे गैस आपके क्या है एडसॉर्ब हो रही है। जब आपकी काफी सारी गैसेस के अराउंड एडसॉर्ब हो चुकी होगी, तब अगली इनकमिंग गैस के लिए स्पेस नहीं रहेगा इस पे एडसॉर्ब होने के लिए, क्योंकि इसकी सरफेस तो ब्लॉक होती जा रही है ना यार। तो कुछ टाइम के बाद आपका कर्व कैसे फ्लैट हो जाएगा। और इन्होंने जो रिलेशनशिप दिया, इन्होंने बोला कि भाई आपका कि ये x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर P, और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो आपको मिलेगा x by P इज कांस्टेंट K इनटू प्रेशर टू द पावर 1 by n, और जो 1 by n है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी। तो ये देख लीजिए जहां पे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि भाई 1 by n आपका 0 से 1 के बीच में है, वही सही आंसर है। तो यहाँ पे तो माइनस है, ये पहला वाला ऑप्शन ये जहाँ 0.3 है, तो 0.3 1 और 0 के बीच में आता है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 117 क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। एमओटी का क्वेश्चन है, काफी आसान, बिल्कुल बेसिक। तो लिख लेते हैं भाई अपना जो फिलिंग वाला ऑर्डर होता है। तो हम कह रहे हैं भाई अपना आता है सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 14 के लिए लिख लेते हैं। तो अपन कह रहे हैं इसके बाद अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 14 के लिए है तो इधर आएगा सिग्मा 2pz, फिर आपका आ जाएगा पाई 2px और पाई 2py, और फिर आपका आ जाएगा बच्चों पाई एंटी बॉन्डिंग 2px
पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई, कुछ इस टाइप का। अब देखिए चाहे लेस देन इक्वल टू 14 और ग्रेटर देन इक्वल टू 14 आपका यहां तक तो कुछ चेंज होगा नहीं 8 तक। तो अगर हम H2 के लिए देखें तो भाई दोनों आपके S में आएंगे और पैरामैग्नेटिक नहीं है। Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन 2 to 4 टूटते 6, ये भी नहीं है। N2 की आप बात करोगे तो 14 है, ये 14 वाला केस है। लेकिन 14 अगर भी है तो आपके जो ये दो पाई बॉन्डिंग वाले हैं ये उठ के इस सिग्मा बॉन्डिंग वाले से पहले आ जाएंगे। लेकिन आपके 2 4 6 8 और आपके फिर 11 12 नहीं 8 9 10 11 12 13 14 बेसिकली आपके जो बॉन्डिंग वाले हैं 2pz और ये 2px और 2py पाई वाले, ये बॉन्डिंग वाले सारे आपके भरे रहेंगे। तो यहां तक अगर फुल्ली फिल्ड है तो पैरामैग्नेटिक होने का सवाल तो पैदा होता ही नहीं। तो एक ही बचता है O2, वही राइट आंसर है अपना। और देखिए O2 में आपका 16 है और 16 की आप बात करोगे तो हमने कहा यार 14 यहां तक आएंगे 2 4 6 8 10 और भाई 12 14 यहां हो गए 15 16। तो आप क्या करोगे भाई दोनों सेम एनर्जी के हैं तो एक एक भरोगे उसके बाद पेयरिंग शुरू होगी और एक एक भरोगे तो पैरामैग्नेटिक ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट अपने को क्या दिया हुआ है NH3 है BF3 है NF3 और H2O। स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले देखिए BF3 का अगर आप बनाओगे तो हमने कहा यार F इस बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, ये बन गया। ये तो यार sp2 ट्रायगोनल क्या आ रहा है बच्चों अपना, ये तो प्लेनर आ रहा है। इसकी डायपोल मोमेंट क्या है 120 पे होंगे तीनों, तो ये तो कट पिट के 0 हो जाएंगे। तो इसका म्यू तो 0 आ रहा है, मतलब BF3 आपका क्या होना चाहिए इसकी सबसे कम है। आपको ऐसे दो ही ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद अगर आप NH3 और NH3 में पता कर लेते हो भाई NH3 देखिए अगर आप N F F F और ये आपका लोन पेयर। NH3 में आप करोगे N में H H H और ये आपका लोन पेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी N और F में F की ज्यादा है तो ये इधर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, और लोन पेयर आपका उधर की तरफ। तो यहाँ पे आपकी कुछ डाइपोल मोमेंट बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये तीनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है वो जिस तरफ आ रहा है और लोन पेयर वाला इस तरफ, तो कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। नॉन जीरो होगी लेकिन कुछ कम होगी एज कंपेयर टू जब आपका NH3 है। क्यों? क्योंकि NH3 में क्या है भाई आपका लोन पेयर भी उधर ही है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन से वो भी खींचेगा, तो आपकी नेट डाइपोल मोमेंट क्या है ऊपर की तरफ ही आएगी। यहाँ पे आपकी फ्लोरीन की वजह से थोड़ी कम हो जाएगी। तो हमने कहा, और उसके बाद H2 अगर आप देखोगे तो ये OHH और आपके दो लोन पेयर, तो इन लोन पेयर की वजह से आप देखोगे ऊपर की तरफ आएगी, ठीक है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर आप देखो नाइट्रोजन से, तो उसकी वजह से क्या होगी आपकी डाइपोल मोमेंट H2O की सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद NH3, फिर NF3, फिर BF3। ऑप्शन नंबर आप देखिए कौन सा आएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 119 क्या बोला गया है, द क्रूड सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। तो आपके पास बेसिकली क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन आपने क्रिस्टलाइज करवाया, आपके पास क्रूड NaCl आया, तो पूछ रहे हैं उसमें कौन सी इंप्योरिटी नहीं होती है। बात देखिए आपका जो क्रूड NaCl होता है भाई वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, ठीक है। तो मतलब वो क्या पानी को अपना क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अगर पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपका बेसिकली इसमें क्या है MgCl2 और CaCl2 तो होंगे, तो ये क्लोराइड्स वाली तो होंगी, क्योंकि ये क्या है बच्चों ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं आपके, ठीक है। तो इनकी वजह से, इन क्लोराइड्स की वजह से, क्लोराइड से इंप्योरिटी है उनकी वजह से वो पानी एब्जॉर्ब करेगा, तो ये तो ऑप्शन होगा, ठीक है। बाकी अब वैसे ये रटने वाला सवाल ही है, ठीक है। बाकी इसमें क्या नहीं होता है ये देख लेते हैं, मतलब सल्फेट वाली ये सोडियम वाली भी होती है, कैल्शियम वाली भी होती है, मैग्नीशियम का जो है ये मैग्नीशियम सल्फेट ये बच्चों उसमें नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या है यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 120 क्या बोला गया है, विच ऑफ द अल्कली मेटल क्लोराइड MCl फॉर्म्स इट्स डाइहाइड्रेट सॉल्ट। अब आपको एक बात पता है सारे अल्कली के हैं, एनायन आपका सेम है। कैटायन देखिए अगर आप देखें कैटायन तो लिथियम पोटाशियम है ना, फिर रुबिडियम सीजियम, तो ये जो चार दिए हुए हैं भाई सबसे पहले आपका लिथियम आएगा। अब Li+ क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है तो पोलराइज करने की पावर सबसे ज्यादा इन चारों में Li+ की है, और Li+ की पोलराइजिंग पावर अगर सबसे ज्यादा है तो वो ही ज्यादा हाइड्रेट मतलब ज्यादा हाइड्रेशन क्या है बच्चों वो कर सकता है, तो ज्यादा H2O की यूनिट वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो अगर कोई बना सकता है इन ऑप्शंस में से तो वो LiCl ही है, तो आप सीधा B यहाँ पे मार सकते थे। तो यहाँ पे कौन होगा करेक्ट आंसर बच्चों आपका LiCl, वो आपको डाइहाइड्रेट की फॉर्म में मिलेगा उसका क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 121 क्या पूछा गया है, pH ऑफ 0.01 मोलर NaOH, ठीक है। तो भाई अपने को NaOH दिया गया है, तो अगर आप यहां से OH माइनस का कंसंट्रेशन देखो कितना दिया हुआ है 10⁻²। 10⁻² है तो POH है, तो अपन क्या निकाल लेते हैं POH निकाल लेते हैं OH माइनस कंसंट्रेशन से, क्या होगी माइनस log OH माइनस का कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा बच्चों माइनस log 10⁻², तो ये आ गया 2। और POH अगर 2 है तो pH कितनी हो जाएगी 14 माइनस POH दैट इज
12, क्योंकि अपन ने अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो हम मान के चलेंगे 25 डिग्री सेल्सियस है और अपना pH प्लस POH 14 होगा, तो 14 माइनस 2 विल गिव अस 12, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 122 क्या पूछा गया है, which of the following cannot act as both Bronsted acid as well as Bronsted base। तो Bronsted acid भी होना चाहिए, Bronsted base भी होना चाहिए, मतलब H प्लस दे भी सके, H प्लस ले भी सके। भाई जो H प्लस डोनेट कर सकते हैं वो क्या है, अपने Bronsted एसिड हैं, जो H प्लस एक्सेप्ट कर सकते हैं वो Bronsted बेस हैं। तो एक Bronsted था, एक Arrhenius था, एक लुईस था। Arrhenius ने कहा जो H प्लस दे एसिड, जो H माइनस दे बेस। Bronsted ने कहा जो H प्लस दे वो एसिड, जो H प्लस ले वो बेस। और लुईस ने कहा जो लोन पेयर दे वो बेस, जो लोन पेयर ले सके वो एसिड। तो Bronsted है तो जो H प्लस दे H प्लस ले दोनों काम कर सके। HCO3 माइनस अपने को दिया गया है, तो बच्चों ये H प्लस दे भी सकता है, CO3 2 माइनस बनाएगा, और H प्लस ले भी सकता है, H2CO3 बनाएगा। NH3 NH4 प्लस भी बना सकता है, और ये NH2 माइनस प्लस H प्लस भी कर सकता है। HCl की बात करोगे तो ये H प्लस प्लस Cl माइनस तो दे सकता है, लेकिन ये H प्लस एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। यहां पे बात करोगे तो सल्फेट भी बन सकता है SO4 माइनस, और सल्फ्यूरिक एसिड भी बन सकता है H प्लस एक्सेप्ट करके H2SO4। तो 1 2 4 तीनों ही ब्रोंस्टेड एसिड एज वेल एज ब्रोंस्टेड बेस हैं, लेकिन HCl केवल ब्रोंस्टेड एसिड है, तो ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 123, ठीक है, आयनिक से है। देखो यार आयनिक से जनरली आपको क्या है, केएसपी में क्वेश्चन मिल जाएगा, तो केएसपी आपको अच्छे से आना ही आना चाहिए, आपके पेपर भी पास है, तो आप वो पढ़िए जो आपको लगता है कि यार ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अभी कोई नया चैप्टर लेके शुरू मत हो जाना कि यार ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, इसको मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं, अब तक जितना पढ़ लिया ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और कोशिश करिए कि आप मैक्सिमम मार्क्स उसमें ला पाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 क्या बोल रहे हैं, द मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ CaF2। तो आपके पास भाई CaF2 है, उसकी मोलर सोल्युबिलिटी अपने को निकालनी है। केएसपी अपने को दे रखी है 5.3 × 10⁻11, और बोल रहे हैं लेकिन केवल अकेला ये नहीं है, सॉल्यूशन में आपके पास 0.1 मोलार NaF भी है, और अब हमें निकालनी है कि भाई इसकी सोल्युबिलिटी किसकी होगी, CaF2 की 0.1 मोलार NaF में। तो आसान क्वेश्चन है, इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा भाई, CaF2 है, CaF2 किस में जाएगा, Ca2+ देगा और आपको 2F माइनस देगा। अगर इसकी सोल्युबिलिटी मान लीजिए भाई A में से S गया तो ये S बनेगा, ये 2S बनेगा, लेकिन फ्लोराइड केवल यहीं से नहीं आएगा, फ्लोराइड आपके पास यहां से भी आएगा, क्योंकि NaF जो है वो तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा ही होगा, तो NaF आपको देगा भाई, ये स्पेरेंटली सोल्यूबल सॉल्ट है ना, NaF थोड़ी है, तो NaF क्या है आपको 0.1 मोलार Na+ मिलेगा, 0.1 मोलार ही F माइनस भी मिलेगा, तो प्लस 0.1 मोलार आपका वहां से आया। अब KSP आप लिख लीजिए CaF2 की क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2+ इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F माइनस, इसको स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसका जो यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट होगा स्टोइचियोमेट्री वो आपका पावर में जाएगा, तो हमने कहा Ca2+ की सोल्युबिलिटी तो S है इनटू, अब S की 0.1 की कंपैरिजन में S बचो क्या है आपका नेग्लिजिबल होगा, क्यों, क्योंकि मान लीजिए एक बार के लिए 0.1 नहीं था, तो इसका S हुआ, इसका 2S हुआ, आप लिख रहे हो S इनटू 2S का स्क्वायर होता, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन 2S उसका स्क्वायर, तो बनता 4S³ पूरा एक्सप्रेशन, तो 4S³ को आप इक्वेट करते इससे, इसको मोटा मोटा 4 मान लीजिए, है ना, 4 × 10⁻11, तो 4 से 4 कैंसिल, तो आपकी सोल्युबिलिटी जो आ रही है S³ आ रहा है 10⁻11, मतलब सोल्युबिलिटी आपकी मोटी मोटी 10⁻³ से 10⁻4 के आसपास आपकी आ रही है, 10⁻4 की टर्म में आ रही है, और यहाँ पे कितनी सोल्युबिलिटी है, यहाँ पे कितना है आपके पास कंसंट्रेशन 0.1, तो ऑब्वियसली आपका 2S जो है वो इसकी कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा, तो हमने कहा इसका तो आप 0.1 ही लेके चलिए स्क्वायर, और सोल्युबिलिटी आपको दी गई है 5.3, सोल्युबिलिटी मतलब आपको KSP यहाँ पे दी हुई है बच्चों इतनी, तो इसको इक्वेट कर दीजिए, यहाँ से S क्या आ जाएगा 5.3 10⁻11 इनटू 100, तो ये आपका आ गया 5.3 10⁻9, और देखिए ये आपको कहां मिलेगा, तो बच्चों ये ऑप्शन आपको मिल रहा है किसमें, तीसरा ऑप्शन आपका यही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO6। अब CrO5 तो देखा था हमने बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, CrO6 क्या है, देखिए CrO5 आपका ये था, लेकिन आपको एक बात पता है क्रोमियम +6 से ऊपर जा नहीं सकता, तो अगर आपको नहीं पता था तो भी, तो यहाँ पे तो अब क्रोमियम अगर आप निकालने जाओगे भाई, मान ली किसी ने x मान लिया होगा और x प्लस उसने x माइनस क्या किया होगा 6 × 2, तो इक्वल टू 0 करोगे तो x इक्वल टू आएगा आपका +12, लेकिन क्रोमियम +12 में नहीं आ सकता, क्रोमियम की मैक्सिमम कितनी है +6, तो हमने कहा यार यहाँ पे भी वो +6 दिखा रहा था। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं कैसा होता है, तो क्रोमियम
ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो हमने कहा कुछ इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर बच्चों होगा CrO6 का। और यहाँ पे अगर आप देखो तो कितना बन रहा है ऑक्सीजन स्टेट उसकी अभी भी, यहाँ से +1 +1 +1 +1 +1 +1, तो यहाँ से टोटल मिला कितनी आएगी +6। तो आपके ये परोक्सी लिंकेज जो देख रहे हो है ना, ये 3 ऑक्सीजन इस तरह से, यहाँ पे 2 कनेक्टेड थे, अब यहाँ पे 3 है, ये इससे ये इससे ये उससे, ठीक है। तो आपका इस तरह से +6 बन रहा है, और +6 आपको दिया है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 125, क्या बोला गया है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद CuSO4.5H2O। तो आपका कॉपर सल्फेट है, हाइड्रेटेड है, इसमें बोल रहा है कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन से बॉन्डेड होंगे। तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन और आया था इसका, जहां पे मैं बताना था कि यार इसमें कैसे कैसे बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, कोवेलेंट हैं, आपका कोऑर्डिनेट हैं, आयोनिक हैं, किस किस तरह, मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट भी, मतलब वहां पे अट्रैक्शन है या नहीं है, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं Cu2+, इसमें 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ने बनाए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो OH2 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 और OH2। उसके बाद अगला जो आएगा वो आएगा सल्फेट के O- से, तो सल्फेट और ये डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सिमिलरली आप क्या करोगे, अगला जो आएगा वो आएगा सल्फेट के, तो माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और सिमिलरली यहाँ पे आपका दूसरी Cu2+ की यूनिट 4 बनेंगे, वाटर मॉलिक्यूल देगा 4, उसके बाद देगा सल्फेट, और सल्फेट की आप बात करोगे तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O यहाँ पे सिमिलरली जो छठा आएगा वो O- सल्फर, O- डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। और यहाँ पे अब आप H2O डाल दीजिए, ठीक है। H2O आप डालोगे तो आपको दिख रही है भाई ये जो बॉन्डिंग हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे भी सिमिलरली H2O, तो आपकी ये जो बॉन्डिंग हुई है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल ने जो ये आपकी बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, ये आपकी क्या बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन आगे कितने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आ रहे हैं आप देखिए पर, तो ये तो 2 यूनिट में हुआ ना, एक CuSO4 मैंने यहाँ लिया, एक मैंने यहाँ पे लिया, उन 2 के बीच में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल पर CuSO4 यूनिट आएंगे? आपका एक ही आएगा, तो एक ही है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। बाकी ये देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपके पास यहाँ पे है ना, ये आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड भी है फिर वाटर में, ठीक है। और SO4 Cu2+, तो आपके पास एक इलेक्ट्रोवैलेंट वाला भी है, बेसिकली आयोनिक वाला थोड़ा सा कैरेक्टर भी आपके पास होगा। तो सही ऑप्शन जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स, वो कितना होगा बच्चों आपका 1, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126, क्या बोल रहे हैं? आपके पास एक बेसिकली निकल ऑक्साइड है, ठीक है, उसमें कुछ डिफिशियंसी है, उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें बताना है इसमें Ni.98O है, तो इसमें 2+ वाला निकल कितना है? उन्होंने बताया भाई 2+ है और 3+ है। ऐसा अपन सोल्व करते रहते हैं, आयरन के आपको दिए जाते हैं, बेसिकली मान लीजिए आपको Fe दे दिया, Fe का सिमिलरली कुछ दे देंगे, ऑक्साइड बना देंगे आयरन का, और पूछेंगे इसमें Fe2+, Fe3+ दोनों हैं, तो बताइए किसका कितना परसेंटेज है। तो बच्चों कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, भाई आपको पता है, देखो इसमें Ni2+ होगा, Ni3+ होगा, आप क्या मान लीजिए कि भाई इसमें Ni2+ जो है मान लीजिए वो X है, तो आपके पास टोटल कितना है 0.98, उसमें से X गया तो वो कितना बचेगा, वो Ni3+ होगा। क्यों? क्योंकि आपने माना है कि Ni2+ X है। अब आपको एक बात पता है कि Ni2+ इसमें मैंने माना कितना X, और Ni3+ मैंने कितना माना 0.98 X, बाकी क्या है ऑक्सीजन। अब चार्ज बैलेंस तो करोगे, तो भाई 2+ वाला X है तो 2X प्लस 0.98 X वाला कितना है, उसका चार्ज 3+3 वाला है। और ऑक्साइड पे कितना होगा बच्चों, ऑक्साइड पे कितना हो जाएगा आपका -2 इक्वल्स 0। तो यहां से आप सोल्व कर दीजिए, 2x - 3x प्लस ये कितना हो जाएगा 4 2 27 29 2.94 इक्वल्स 2। तो यहां से आपके पास आ गया -x इक्वल्स -0.94, तो x इक्वल्स +0.94। लेकिन परसेंटेज निकालनी है, तो x मैंने माना था निकल 2+, तो परसेंटेज कितनी आ गई निकल 2+ की 0.94, टोटल था 0.98। ये जो परसेंटेज होगी बच्चों इंटू 100 कर लीजिए, मतलब ये आपके पास बेसिकली आएगा है ना। केवल फ्रैक्शन निकालना है तो सिंपल ये रेशियो जो होगा, और ये रेशियो कितना हो जाएगा आपका। अब अगर आप ऑप्शंस देखोगे सारे तो ये काफी ज्यादा है, आपको दिख रहा है भाई 94/98 है, तो ये आपका बच्चों कितना आएगा ऑलमोस्ट 0.96 के आसपास आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 127, क्या बोल रहे हैं? Which of the following statements is correct regarding a solution of two compounds A and B? तो A and B है ना, उनको अपन ने मिलाया है
और बोला है कि भाई पॉजिटिवली डेविएट कर रहे हैं रोल्स लॉ से, तो आइडियल बिहेवियर नहीं दिखा रहे हैं, पॉजिटिवली डेविएट कर रहे हैं। अब पूछिए कौन कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एक ही होगा क्योंकि सिंगल चॉइस है। एक बात देखिए, अगर आपके पास ए था बी था, जब ए अकेला था तो उसमें ए के बीच में इंटरेक्शन था, बी अकेला था बी के बीच में इंटरेक्शन था। जब आपने दोनों को मिलाया तो आपका अब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन है। अब अगर वो पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है, पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है मतलब क्या है भाई, पार्शियल प्रेशर उसका ज्यादा है। अब वो कब होगा, जब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस्केप करके आपके वेपर फेज में जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पे। अगर ज्यादा जा पा रहे हैं तो मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन कम हो गया है। तो जितना अट्रैक्शन पहले ए और बी के बीच में सेपरेटली था, उससे कम इंटरेक्शन है ए और बी के बीच में। अगर इंटरेक्शन कम है तब वो ज्यादा जा पा रहे हैं, तभी उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। ये बात हो गई। ऊपर से अगर इंटरेक्शन बढ़ता, एक पल के लिए मान, तो ये तो हमने बात की किस तरह का इंटरेक्शन होगा, हमने कहा पॉजिटिवली डेविएट मतलब इंटरेक्शन कम हो रहा है। दूसरी बात देखिए कि अगर इंटरेक्शन बढ़ रहे होते तो एनर्जी क्या होती है बच्चों, रिलीज होती, क्योंकि आपका एक स्टेबल बन रहा है, आए उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, आपकी एनर्जी रिलीज होती, तो डेल्टा एच जो होता मिक्सचर का वो नेगेटिव होता। लेकिन अगर पॉजिटिवली डेविएट है तो डेल्टा एच मिक्सचर कैसा होगा बच्चों, वहां पे आपका पॉजिटिव होगा। डेल्टा वी की आप बात करो तो पहले मान लीजिए ए का वॉल्यूम V1 था, बीबी का वॉल्यूम V2 था, आपने मिलाया, अगर आइडियल है तो V1 प्लस V2 आपका कितना होगा, मतलब जो V1 प्लस V2 होगा वो उतना ही होगा अगर आप V1 और V2 को जोड़ोगे तो अगर पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है तो क्या होगा, वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा। अगर इंटरेक्शंस बढ़ जाते, अगर नेगेटिवली डेविएट करता तो वॉल्यूम आपका घट जाता। लेकिन पॉजिटिवली डेविएट कर रहा है तो वॉल्यूम आपका डेल्टा वी मिक्सचर क्या होगा, ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्सचर क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है। और डेल्टा जी की अगर मान लीजिए पूछा नहीं है, लेकिन अगर डेल्टा जी की बात करते तो यार आप जब दो चीजों को मिला रहे हो, ये मिक्सिंग स्पॉन्टेनियस है, तो डेल्टा जी तो लेस देन 0 ही होगा। इस तरह से क्या है, आपको मतलब बेहतरीन चीजें, मतलब इसमें काफी चीजें पूछ सकता है, लेकिन आप देखते हैं क्या पूछा है। ऑप्शन नंबर 1, द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बीबी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन ए एंड बी। तो हमने कहा यार पॉजिटिव डेविएट कर रहा है मतलब पहले इंटरेक्शंस कैसे रहे होंगे, अच्छे रहे होंगे, अभी इंटरेक्शंस घट गए हैं तभी तो ज्यादा वेपर फेज में जा पा रहा है। तो ऑप्शन 1 सही है, और हमें करेक्ट बताना था, इनकरेक्ट नहीं बताना है, तो ऑप्शन 1 ही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देखिए, डेल्टा एच मिक्सचर क्या है, 0, गलत, हमने ये बात की 0 नहीं होगा, है ना। आपका ये क्या नहीं हो रहा है, आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, पॉजिटिव डेविएट कर रहा है तो 0 नहीं होगा। डेल्टा वी मिक्सचर 0 दे रखा है, 0 नहीं होगा। अगला देखिए ऑप्शन नंबर 4, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन, जो पहला वाला है ना, बिटवीन ए एंड बीबी आर इक्वल टू किसके, जो ए बी के बीच में थे, नहीं, आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, आइडियल बराबर होते, आइडियल नहीं तो बराबर नहीं होंगे, ऑप्शन 4 भी गलत है, तो 1 सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, क्या बोल रहे हैं, in water saturated air the mole fraction of water vapor is 0.02। तो आपके पास भाई एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो वाटर वेपर है और ड्राई एयर होगी उसमें आपके पास कुछ, ठीक है। तो जो वाटर वेपर्स है, जो H2O है आपके पास, वेपर से बेसिकली वो H2O की, तो उसका मोल फ्रैक्शन है 0.02। तो ड्राई कितनी बच गई, और बाकी जो बच गया वो क्या बचा, ड्राई ही तो बची। तो अगर मैंने कहा कि अगर आप यार H2O का बोल रहे हो 0.02, तो बाकी जो बची वो किसका मोल फ्रैक्शन है, वो ड्राई एयर का है। तो ड्राई एयर कितनी है, 0.98। अब दे रखा है टोटल प्रेशर 1.2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई एयर, हमने बात की थी भाई पार्शियल प्रेशर अगर आपको निकालना है दैट वुड बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ समथिंग इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन 0.98 इनटू टोटल प्रेशर 1.2 एटमॉस्फेयर। सिंपल मल्टीप्लिकेशन, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 3, 1.176 एटमॉस्फेयर। आसान क्वेश्चन था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 129, क्या पूछा गया है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट वैल्यूज ऑफ किस किस की दे रखी है भाई आपको, Al+3 से Al जाने की दे रखी है, Ag की, पोटेशियम की और Cr+3 की। तो आपको इन सबके ई नॉट वैल्यूज दे रखे हैं। ई नॉट वैल्यूज का क्या मतलब है कि यार अगर Al+3 को, और हमें बताना क्या बकायदा इस क्वेश्चन में कि ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर, कि भाई सबसे ज्यादा कौन रिड्यूस कर सकता है, उससे कम, तो बेसिकली हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। अब एक बात देखना कि Al+3 का Al में जाने का कितना आ रहा है पोटेंशियल, -1.66 वोल्ट। मतलब क्या है, अगर आप देखो यहाँ पे सबसे नेगेटिव कौन सा है, ये रहा -2.93, मतलब K+ जो है वो K नहीं बनना चाह रहा। अब एक बात समझना, अगर मैं चाहता हूं कि यार कोई अच्छा रिड्यूस करे दूसरों को, मतलब वो खुद के पास क्या होना चाहिए, उसके पास कि यार वो खुद ऑक्सीडाइज हो। अगर कोई खुद ही रिड्यूस होना चाह रहा है तो वो दूसरों को कैसे रिड्यूस करेगा। जैसे एक बात समझना कि भाई आपका जो ये है Ag+ Ag में जा रहा है, ठीक है, तो Ag+ क्या चाह रहा है कि वो रिड्यूस हो, ठीक है। तो अगर आप उल्टा देखोगे कि Ag की Ag+ में जाने की,
तो वो यहाँ पे नेगेटिव आएगी। मतलब Ag नहीं चाहता कि वो Ag प्लस में जाए। इन चारों की कंपैरिजन बात कर रहे हैं क्योंकि उसकी नेगेटिव आ रही है। तो Ag अगर Ag प्लस में नहीं जाना चाहता तो हम कह सकते हैं कि वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो खुद क्या होना चाह रहा है बच्चों, वो खुद Ag प्लस Ag में आना चाह रहा है, उसका ई नोट पॉजिटिव है। तो यहां पे जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वही मेटल क्या होगा, वही मेटल आपका सबसे ज्यादा रिड्यूस करेगा दूसरों को। क्योंकि अगर इसका K प्लस से K वाला नेगेटिव है तो K से K प्लस का यानी कि खुद को ऑक्सीडाइज होने का इसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव में 2.93 वोल्ट। तो मतलब अगर K प्लस में जाएगा तो वो दूसरों को रिड्यूस करेगा। तो अगर यहाँ पे बात करोगे आप तो सबसे ज्यादा जिसका मैग्नीट्यूड है SRP का, मैग्नीट्यूड नहीं विद साइन बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जिसका होगा अगर विद साइन बात करोगे तो उसकी सबसे कम पावर होगी रिड्यूस करने की, तो सबसे कम है K प्लस का, तो हम कह रहे हैं भाई पोटाशियम की सबसे ज्यादा पावर होगी, उसके बाद आपकी होगी एल्यूमिनियम की, फिर होगी क्रोमियम की और फिर होगी आपकी Ag की। बात समझ में भी आती है कि यार ये आपका मेटल है, कोई मेटल क्यों चाहेगा कि भाई वो इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो, ठीक है, तो इसलिए उसका रिडक्शन वाला नेगेटिव भी है। तो हमें समझ में आ गया, तो अपना ये ऑप्शन मिलना चाहिए। तो पोटाशियम फॉलोड बाय एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड देन योर सिल्वर, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 130 क्या बोल रहा है, तो डेंसिटी, अपने को डेंसिटी दे रखी है, एक सॉल्यूशन अपने पास, ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ ए 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो मोलरिटी है 2, उसकी डेंसिटी है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, और बोला है मोलर मास ऑफ एनीवेज इज 40 ग्राम पर मोल, कोई नया नहीं है, अपने को ऑलरेडी पता था, ठीक है। मोलरिटी निकालनी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए क्या करो भाई, मान इसने दे रखी है मोलरिटी 2, मोलरिटी क्या होती है, मोल्स बाय वॉल्यूम, हमने मान लिया भाई अपने पास क्या है 2 मोल है, हमने ले लिया 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है, तो मोल्स कितने आ गए NaOH के 2, सॉल्यूशन कितने वाले अपन ने 1 लीटर, 1 लीटर सॉल्यूशन अगर है, अब डेंसिटी देखिए, डेंसिटी है सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम, मास किसका होगा सॉल्यूशन का, क्यों, क्योंकि डेंसिटी सॉल्यूशन की है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर, 1 लीटर मतलब आप कह सकते हो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, हमने सेंटीमीटर क्यूब में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमने डेंसिटी सेंटीमीटर क्यूब में दे रखी है, इक्वल टू 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से मास कितना आ गया सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई कर दो, तो मास जो आएगा वो आएगा 1280 ग्राम, ये तो सॉल्यूशन का है, ठीक है। हमें निकालनी है मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है भाई, मोलैलिटी आप निकालने जाओगे तो मोलैलिटी आपकी होगी मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोलवेंट इन केजी। तो मुझे कुल मिला के सोलवेंट का वेट निकालना है, क्यों, मोल्स तो मुझे पता है, अपन ने 2 माने हैं सोल्यूट वाले, क्योंकि अपन ने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया था। तो वेट ऑफ सोलवेंट के लिए क्या करोगे आप कि भाई टोटल सॉल्यूशन का जो वेट है उसमें से आप सोल्यूट का घटा दो। सो अपने पास सॉल्यूशन का कितना वेट आया है 1280 ग्राम, और सोल्यूट का कितना होगा, 2 मोल हैं, 1 मोल का 40 ग्राम, 2 मोल का 80 ग्राम, तो 1280 में से 80 गए तो बच गए 1200, लेकिन 1200 आया है ग्राम में, हमें लेना है केजी में, तो 1000 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ओके। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा बच्चों वो आ जाएगा कितना 1.67 मोलर, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 क्या बोल रहे हैं कि एक ऑर्बिटल अपने पास, उसमें एंगुलर नोड से 3, टोटल नोड से 3, तो कौन सा ऑर्बिटल है भाई, टोटल नोड्स देखिए अपने पास रेडियल नोड जो होती हैं वो होती है n-l-1, एंगुलर जो होती हैं वो कितनी होती हैं l, तो टोटल कितनी होगी जोड़ दीजिए n-1, टोटल दे रखा है 3, मतलब n-1 इक्वल्स 3, तो यहां से मिल गया n इक्वल्स 4, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, है ना। वैसे अपन भी निकाल सकते थे, यहां का यूज करो, टोटल नोड्स अपन ने यूज कर ली, एंगुलर नोड्स क्या है l इक्वल्स 3, तो l अगर 3 आ रहा है तो s p d f, s की वैल्यू 0, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2, f की वैल्यू 3, मतलब क्या है ये f है, और 4 f है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 132 क्या बोल रहे हैं, इन हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट इज, और अपने को दे रखा है बोर रेडियस भाई कितनी है अपनी a0 52.9 पिकोमीटर। एक बात देखिए, अपने को निकालनी है भाई लैम्बडा कितना होगा, तो अपने को पता है भाई 2 पाई r इक्वल्स n लैम्बडा, ठीक है, ये है अपने पास, और लेकिन हमें यहां से क्या चाहिए होगा, r रिप्लेस करना पड़ेगा, तो n लैम्बडा है 2 पाई r, r कितना होता है 0.529 n स्क्वायर बाई z, ठीक है। वैसे यहां से उन्होंने कंफर्म भी कर दिया है कि यार देखिए रेडियस अपनी होती है भाई कितनी, रेडियस अगर आप देखोगे अपनी भाई वैसे आती तो ये है 0.529 n स्क्वायर बाई z,
हाइड्रोजन के लिए देखिए आप Z की वैल्यू 1, N की वैल्यू 1, लेकिन ये होती है एंगस्ट्रॉम में, है ना। पिकोमीटर में निकालोगे तो क्या कर दोगे आप, तो वो यही आएगी 52.9, ठीक है। तो ये 1 1 हो गया, तो उतनी तो दे रखी है इसने, तो A नोट इतना दिया है, मतलब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो हमें लेना था वही ले रहे हैं हम। चलिए अब यहां से क्या आ गया, N से N काट दो, तो लैम्बडा कितना आ गया 2 पाई इंटू 52.9, क्योंकि ये तो एंगस्ट्रॉम में था, उसने पिकोमीटर में आंसर दे रखे तो हम पिकोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर होता है, पिकोमीटर -12 होता है, तो ठीक है। चलिए इंटू n, सेकंड बोर ऑर्बिट बोला है तो इंटू 2, z तो हाइड्रोजन है तो 1 ही होगा। इस एक्सप्रेशन को आप सोल्व करोगे तो दिख रहा है भाई अपने पास 50 यहाँ पे इंटू 4, तो 200 से कुछ एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। और 200 से कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो आपके पास दो ऑप्शन है, और 200 इंटू पाई तो होगा ही, तो 211.6 पाई पिकोमीटर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 133, क्या बोला गया है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.8 ग्राम ऑफ वाटर वेपर एट 374 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर वुड बी, आर की वैल्यू देखिए 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। तो वही सिंपल सा लगाएंगे, PV इक्वल्स nRT, प्रेशर दे रखा है 1 बार, वॉल्यूम अपने को निकालना है, n कितने दे रखे हैं, निकाल लेंगे कैसे, मोल्स क्या होंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 1.8, मोलर मास वाटर का 18, r की वैल्यू 0.082, क्या इसी को यूज कर सकते हैं, यस, क्यों, बार में है प्रेशर, यस, लीटर में है वॉल्यूम, आएगा आंसर, केल्विन में बदल लेंगे, तो हमने कहा टेम्परेचर कितना हो जाएगा 374 प्लस 273, ठीक है बच्चों। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास वॉल्यूम निकल के आएगा, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन आप भली बातें सोल्व कर सकते हो, बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। तो वॉल्यूम आएगा 5.37 लीटर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 134, क्या बोला गया है, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम आइसोथर्मली फ्रॉम V1 to V2, values are given for V1 as well as for V2, temperature given है 300, pressure is this much, ठीक है, we have to find out the working by the gas। अब देखिए कैसे करेंगे, आसान सी बात है यार, कि वर्क डन अगर आपको निकालना है तो वर्क डन क्या होगा भाई, आपका वर्क डन will be equal to P external into V2 minus V1, क्योंकि आपकी प्रोसेस इरिवर्सिबल है। P एक्सटर्नल आप देखोगे 10 to the power 5, आपका प्रेशर कांस्टेंट है, आपको इनिशियल फाइनल वैल्यूज दे दी गई हैं, तो V2 है 10 to the power -2 minus 10 to the power -3, ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 10 to the power 5, 1/100 minus 1/1000, कितना हो गया 10 to the power 5, माइनस भूल चुके हैं, लगा लेते हैं, इनटू ये कितना आ गया 9/1000, ये गया 2 बार, तो इनटू 10 का स्क्वायर इक्वल्स 900, नेगेटिव में ऑप्शन देखिए -900 जूल, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट्स थी आपकी ये भाई, क्या है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में है, तो आपका जूल में आंसर आ गया है। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन अपना बच्चों इस नीट के क्वेश्चन, नीट पेपर का। तो क्वेश्चन 135 क्या बोला है, द रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एज वेल एज एडियाबैटिक कंडीशंस इज शोन इन द फिगर एज बिलो। तो आपको बताया गया भाई पॉइंट ए से एक गैस जो है आइसोथर्मली और एडियाबैटिकली एक्सपेंड की है, आइसोथर्मल वाला कर्व ऊपर वाला है, एडियाबैटिक वाला नीचे वाला है, यहाँ पे PA VA TA है, प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, यहाँ पे PV VB TB PC VC TC, कोई काम की चीज नहीं है। आगे देखिए, हमें क्या बताना है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट अगर आप देखोगे तो अब देखिए, पहला ऑप्शन है कि भाई डेल्टा S जो एंट्रोपी चेंज है आइसोथर्मल के केस में वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में तो क्या है, आप देखो डेल्टा S सिस्टम वो क्या आएगा भाई dQ/T। अब dQ हीट का एक्सचेंज तो होगा नहीं एडियाबैटिक में, तो डेल्टा S सिस्टम जो होगा इन केस ऑफ एडियाबैटिक वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अगर आप आइसोथर्मल में देखोगे तो गैस एक्सपेंड कर रही है, टेंपरेचर कांस्टेंट है, गैस एक्सपेंड कर रही है तो उसको ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है, रैंडमनेस के लिए अपनी एंट्रोपी बढ़ेगी, तो डेल्टा S विल सर्टेनली बी ग्रेटर देन 0 एंड दैट वुड बी ग्रेटर देन डेल्टा S एडियाबैटिक, क्योंकि डेल्टा S एडियाबैटिक क्या अपना 0, तो ऑप्शन 1 तो करेक्ट है। ऑप्शन 2 TA इक्वल्स TB, आइसोथर्मल है तो भाई टेंपरेचर तो बराबर होंगे ही, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तीसरा देखिए, इसमें आपको ओरिजिनल पेपर में मोड नहीं दिया है, लेकिन अगर आप, क्योंकि आपका ऑप्शन 4 तो बिल्कुल ही गलत है, तो
तो ऑप्शन 3 को सही करने के लिए हमें यहाँ पे मोड लगाना पड़ेगा। तो वर्क डन बाय द गैस को केवल मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे, क्योंकि भाई गैस वर्क कर रही है तो नेगेटिव वर्क है। तो अगर आप देखो तो पीवी के अंडर का जो एरिया है वही आपका वर्क है। तो आइसोथर्मल वाला अगर ऊपर आ रहा है तो हमने कहा यार इसके अंडर का एरिया ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू एडियाबैटिक वाला। तो आइसोथर्मल आपका वर्क ज्यादा है लेकिन उसका मोड ज्यादा है। अगर आप नेगेटिव कंसीडर करोगे फिर वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है और लास्ट ऑप्शन जो बचा है वो आपका गलत है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसमें क्या बोला है कि टेम्परेचर जो है सी पॉइंट का, बेसिकली एडियाबैटिक का जो फाइनल पॉइंट है उसका टेम्परेचर ज्यादा है इनिशियल टीए से। ठीक है भाई, कैसे करेंगे देखिए। डेल्टा अगर आप देखो अपना क्या होता है फर्स्ट लो du इक्वल्स q प्लस w। एडियाबैटिक है तो ये क्या हो जाएगा 0, या ठीक है एडियाबैटिक है तो क्या होगा बच्चों 0q। तो w जो है वो अपना किसके इक्वल आ रहा है डेल्टा u के। अब वर्क जो है यहाँ पे देखो गैस वर्क कर रही है तो वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव। तो डेल्टा u क्या होगा नेगेटिव। अब डेल्टा u नेगेटिव मतलब उसकी क्या है बच्चों एनर्जी। बच्चों डेल्टा u का चेंज नेगेटिव आ रहा है तो और ये तो अपना क्या टेम्परेचर का फंक्शन होगा। एक्सपेंशन अगर सिंपली हो रहा है तो टेम्परेचर का फंक्शन है, डेल्टा यू नेगेटिव है तो आपका जो पास वाला टेम्परेचर है वो कम होगा इनिशियल टेम्परेचर से। तो हम कह रहे हैं योर टीसी शुड बी लेस देन टीए नॉट ग्रेटर देन टीए। तो ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। ठीक है, तो बच्चों ये था अपना नीट प्रीवियस ईयर 2019 पेपर 2 उड़ीसा वाला जो हुआ था उसका डिस्कशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। आप लोगों के पेपर भी नजदीक है, पढ़ाई करते रहिए और अगर डाउट हो तो वो हमेशा डिस्कस किया जा सकता है। अगर आपको इस पेपर के सॉल्यूशन में कोई डाउट रहा है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में वहां पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। इसी के साथ बच्चों विदा लेते हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।